नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। रुक करेंगे देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी और अहम अपडेट देहरादून से बड़ी जानकारी सामने है। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय नौटियाल पर हमले का मामला सामने आया। निदेशालय में घुसकर एमएलए उमेश शर्मा ने मारपीट की। समर्थकों के साथ अजय नौटियाल पर हमला किया। कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया है। वहीं कर्मचारियों में दहशत देखी जा रही है। वहीं कोरोनेशन अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। सुरक्षा व्यवस्था पर इस दौरान कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय नौटियाल पर हमले का मामला सामने आया है। आपको बता दें, एमएलए उमेश शर्मा ने मारपीट की। समर्थकों के साथ अजय नौटियाल पर हमला किया गया। देहरादून से यह बड़ी और अहम जानकारी और ये तस्वीरें सामने आई। इस दौरान कुर्सियां फेंक कर तोड़फोड़ की गई। निदेशालय में घुसकर मारपीट का यह पूरा मामला सामने आया। विद्यालय का नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, ये वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस तो इसी बात में उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उनने विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप? बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विद्यालय स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। इस तरह की कोई धमकी वगैरह आपको? नहीं, कोई बात नहीं थी। आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ विधायक को जो है उस वक्त मौके पर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन विधायक को बंद नहीं किया गया। विधायक ने कमरा बंद किया अंदर। वारदात के बाद विधायक को उसके बाद की तो मैं तो चोट लग गई मुझे, तो लेके यहाँ आ गए ये लोग। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम, क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद की बात है। कुछ कार्रवाई करवाएंगे कोई थाने वाले में? अब वो जो घटना घटी, घटना तो घटी है, तो उसकी कार्रवाई तो होगी। ये कोई प्रश्न का है क्या? भाई घटना घटी है, अब आप देखें, पुलिस देखें क्या है क्या नहीं है। क्या पहले भी कभी विधायक से आपको? कभी नहीं। वहीं निदेशक पर हमले की खबर के बाद शिक्षकों और स्टाफ ने सड़क पर जाम लगाकर हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को भी बाधित किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ रात के शिक्षक ओर से, और वो भी एक जनप्रतिनिधि के समूह की घटना की गई तो और घोर निंदनीय है, और वो भी सत्तापक्ष के विधायक द्वारा। और सबसे बुरी बात तो ये है कि उस सत्तापक्ष के विधायक के माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं, और विधायक का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है। एक जनप्रतिनिधि का प्रोटोकॉल बड़ा होता है। मैं तो एक प्रदेश से होने के नाते भी कभी सचिव से मिल लेता हूँ और बहुत अच्छे से वार्ता करता हूँ, लेकिन एक विधायक को ऐसी क्या स्थिति आ गई, वो भी सत्तापक्ष के विधायक को, जो निदेशालय में घुसता है, कुंडी लगाता है और उसके बाद वहाँ पे मार, उसके जो साथी थे या स्वयं मार धाड़ करते हैं, तो इस प्रदेश के से बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और दुर्भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रदेश की लड़ाई, उत्तराखंड की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, आप लोग तो मैं समझता हूँ उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं स्वयं अपने टाइम की बात करूँ, मैं तो 60 साल का होने को कि इस प्रदेश की वास्तविक लड़ाई शिक्षक और कर्मचारियों ने लड़ी। और आज उसी शिक्षक, कर्मचारियों और अधिकारियों पर इस तरह हाथापाई किया जाएगा, इस तरह डराया जाएगा, तो हम तो छोड़ जा रहे हैं। जिस इस प्रदेश की संकल्पना और परिकल्पना क्या इसीलिए की थी हमने, और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। वहीं निदेशक पर हमले और शिक्षा निदेशालय में हंगामे के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसी पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान भी सामने आया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि सचिवालय के भीतर एक विधायक और उनके सहयोगी द्वारा शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट का घटनाक्रम अत्यंत चिंताजनक है। यह घटना लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। पुष्कर सिंह धामी चमोली में नीति माड़ा जनजाति कल्याण समिति द्वारा आयोजित जनजाति समागम 2026 में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी का भव्य और पारंपरिक लोक परिधानों के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की लोक संस्कृति, परंपराओं
और जनजातीय समाज के संरक्षण और उत्थान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। बहुत पुरानी जो जनजातीय परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको सहेजने और हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत शानदार एक प्रयास है। भाइयों बहनों, जनजाति समाज केवल एक वर्ग विशेष नहीं है, बल्कि हमारी वो देवभूमि की आत्मा है। सदियों से अपने परंपराओं से, लोक विज्ञान से, प्रकृति संरक्षण की भावना से हमेशा जनजाति समाज ने एक सभ्यता को पहचान देने का काम किया है, मजबूती प्रदान की है। और विशेषकर हमारे सीमांत क्षेत्र में रहने वाले, चाहे नीति हो, माणा हो, मलारी हो, या हमारा गुंजी हो, नादी हो, गरब्यांग हो, ऐसे सीमांत क्षेत्र या मुनस्यारी का मिलम क्षेत्र हो, सारे ही क्षेत्र हमारे जनजाति भाई जहां उस क्षेत्र में निवास करते हैं, वहीं देश के प्रहरी के रूप में, देश के सैनिक के रूप में, देश के रक्षक के रूप में उन क्षेत्रों की रक्षा करने का भी काम करते हैं। और आज आवश्यकता है हमारी इस महान जनजाति परंपरा को, जो पारंपरिक ज्ञान है, स्थानीय उत्पाद हैं, इतने शानदार उत्पाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर 234 करोड़ रुपए की लागत वाले 34 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें घाट निर्माण, सड़क परिवहन, पेयजल और श्रद्धालुओं के लिए स्थायी सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे होंगे ताकि श्रद्धालुओं को भव्य और सुव्यवस्थित कुंभ का अनुभव मिल सके। 2027 के कुंभ मेले के लिए यहाँ समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई और लगभग 250 करोड़ की लगभग योजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास भी किया गया है। सभी कार्य समय पर पूरे हों, कुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोग उसमें अपना सहभाग बने, सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करें। अस्थायी और स्थायी जो निर्माण कार्य होने हैं उसकी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। पार्किंग इत्यादि, पेयजल, अन्य व्यवस्थाएं, शौचालय, सुरक्षा की दृष्टि से स्नान घाट, इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें। हमारा प्रयास है कि ये कुंभ मेला बहुत ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का और मां गंगा का, हरिद्वार का यहाँ से लोग लेकर जाएं। उसके लिए हम जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के अनुसार कुंभ कार्य को संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, आज कुंभ के समय कम है, सर ऐसे में कैसे मैनेज हो पाएंगे? भाई कार्य अभी नहीं, महीने की बरसात भी है, बरसात का सीजन भी रहेगा सर। उसके लिए हम लोगों ने टाइमलाइन बना दी है और इसीलिए कहा है कि सभी काम जो है एक उसका टाइम लिमिट उसकी तय कर दी जाए और उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। मैं भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मैं कई सारी बैठकें इसमें कर चुका हूँ, आप सबने देखा ही होगा। और हमारे चीफ सेक्रेटरी भी, अन्य हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग मिलकर, सभी अधिकारी इसमें काम करेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा, तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा और स्कूल छुट्टियों के मद्देनजर ट्रैफिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा के विशेष इंतजाम पहले से ही किए जा रहे हैं। 4 धाम को लेकर तैयारियां हमारी अभी बिल्कुल अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और 4 धाम यात्रा के लिए हम जब 4 धाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की 4 धाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है, अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है। इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को
यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहाँ से होकर जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी के 4 साल पूरे होने पर संगठन ने प्रदेश भर में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। पार्टी अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभाएं और जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसको लेकर प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने 4 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि 7 मार्च को हरिद्वार में और 22 मार्च को गढ़वाल मंडल में बड़ी सभाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें सरकार की उपलब्धियां जनता के समक्ष रखी जाएंगी। उत्तराखंड विधानसभा के 5वें विधानसभा वर्ष 2026 के प्रथम सत्र को लेकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं की समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, संचार सहित सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र से पूर्व सुरक्षा बैठक कर ली गई है ताकि सत्र सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अब तक 563 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें 38 विधायकों के प्रश्न भी शामिल हैं। हर बार होती है, सत्र के होने से पहले सिक्योरिटी बैठक होती है और किस तरह से सत्र चाक चौबंद तरीके से हो जाए, शांतिपूर्वक हो जाए, उसके लिए बैठक बुलाई जाती है। बिजली, पानी, डॉक्टर्स, व्यवस्थाएं वहाँ किस तरह से ठीक ठाक हो जाएं और सभी के लिए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो हमारे सदस्यगण हो, किस तरह से सबके लिए व्यवस्थाएं वहाँ सुचारू रूप से हम लोग कर पाए, इसी के लिए ये बैठक आज ली गई थी। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें इस वर्ष 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हैं। वहीं हाई स्कूल में लाखों परीक्षार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया। इसमें 1722 व्यक्तिगत जबकि 1 लाख से ज्यादा संस्थागत शामिल हैं। जबकि इंटरमीडिएट में 1,02,986 ने अपना पंजीकरण कराया है। बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश में 1261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 156 संवेदनशील, बाकी 6 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। देखिए, हमारे प्रदेश में जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं हैं वो 21 तारीख से प्रारंभ हो रही, 21 फरवरी से। इसमें लगभग 2,15,000 टोटल छात्र छात्राएं इसमें एग्जाम देंगे, हाई स्कूल इंटर मिला के। 1261 केंद्र बनाए गए हैं जिन केंद्रों पर एग्जामिनेशन होगा और इसमें उड़न दस्ते हमारे द्वारा बनाए गए हैं। जो दूसरे हमारे केंद्र व्यवस्थापक हैं, हमारे कस्टोडियन हैं, हमारे कक्ष उन सबकी व्यवस्था कर दी गई है। सब जगह इसके लिए आवश्यक तैयारियां जो हैं हो चुकी हैं और बच्चों से भी हमारा, उनको भी शुभकामनाएं हैं और साथ में बच्चों से भी हमको कहना भी है कि किसी भी प्रकार की नकल का प्रयास न करें। और क्योंकि नकल विरोधी कानून भी लागू है, पूर्व से लागू है, तो उसके तहत हम लोग कार्रवाई करने के लिए बाध्य न होना पड़े, यही मेरा कहना है। गार्जियन से भी कहना है कि आपने पालने को जो है अच्छे से भेजिए, समझा बुझा के भेजिए, खूब मेहनत बच्चे करें और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में तांशीपुर गांव के पास देर रात बड़ा हादसा पेश आया। शादी समारोह से लौट रही कार अनियंत्रित होकर गंग नहर के रजवाहे में गिर गए, जिसमें सचिन धीमान और अमन त्यागी की डूबने से मौत हो गई। वहीं पुलिस और गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर शव बरामद किए। शेखर चंद्र सुयाल के अनुसार हादसे के कारणों की जांच जारी है। लेट नाइट का करीब 1 बजे के बाद का है, क्योंकि थाने की गाड़ी उसी रूट पे थी बताया जा रहा है और देवबंद से ये गाड़ी रुड़की की तरफ आ रही थी। इसमें जैसे नाइट में आज फॉग भी था, मॉर्निंग आवर में भी आपने देखा होगा, और ऐसा लग रहा है कि अनियंत्रित होकर गाड़ी रोड से नीचे उतर गई, जिसमें सुबह जब पुलिस को सूचना मिली है तब वहाँ 2 लोग उसमें सवार पाए गए। दोनों की स्पॉट पर डेथ हुई थी। दोनों रुड़की थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बाकी पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम कर रहे हैं और एक्सीडेंट का क्या कारण रहा होगा ये सीसीटीवी से अदर चीजों से हम इसको अपडेट करेंगे। रेणुका मंदिर में आयोजित होने वाले जनपद स्थापना दिवस मेले को लेकर ब्लॉक प्रमुख राजदीप सिंह परमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। 7 दिवसीय मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, देव डोलियों का आगमन और जनसेवाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं बैठक में मेले को जनपद की पहचान और सीख का माध्यम बताने पर जोर दिया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
विकास मेला के रूप में हम इसे मना रहे हैं। इस बार हमने जो है और इस बार देवडोलियों की संख्या भी बढ़ाई। इस बार 14-15 हमारे जो है देवडोलियाँ आएंगी और जैसे कि दिन प्रतिदिन हम इस विकास मेले को और वृद्ध रूप दे रहे हैं, इसी प्रकार से जो हमारा जो मेडिकल कैंप है उसको और बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो ग्राफिकर जो हॉस्पिटल है उसके कई विशेषज्ञ यहाँ पे आ रहे हैं, आंखों के डॉक्टर आ रहे हैं, महिला डॉक्टर आ रही है, जनरल चेकअप वाले आ रही है, गायनिकोलॉजिस्ट वगैरह काफ़ी डॉक्टर हैं। और वही आपने हमारे आरोग्य धाम के जो डॉक्टर विपिन कंडवाल जो पेट रोग के विशेषज्ञ हैं वो भी आ रहे हैं। और इस बार विशेष रूप से हमने जो हमारे जो लोक कलाकार हैं उनको मंच देने का हमारा कोई प्रयास रहेगा। और इस बार हमें माता रानी से हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है ये जो मेला है और दिव्य और भव्य के रूप के इसमें हम मना पाएं। धन्यवाद। गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत के बयान के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि गैरसैंण के नाम पर वोट मांगने वाले बीजेपी विधायक अब वहां जाने से ठंड का बहाना बना रहे हैं, जिससे बीजेपी की मंशा साफ झलकती है। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा का गैरसैंण सत्र जिस दिन घोषणा हुई थी उस दिन मैंने एक बात आपसे कही थी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था कि आप गैरसैंण जा रहे हैं तो बढ़िया वाली रजाई, बढ़िया वाले गद्दे, गर्म कपड़े, हीटर, ये सब लोग लेकर के जाएं जिससे विधायकों को ठंड न लगे। अब माननीय लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत जी का वक्तव्य आया, भराड़ीसैंण में उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की भी कमी है। ठंडा तो है ही है, लेकिन वहां ठंड के साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी है। तो मेरा एक और आग्रह आपसे है कि आप बढ़िया रजाई, बढ़िया गद्दे, बढ़िया हीटर, बढ़िया ब्लोअर और साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर आप भराड़ीसैंण लेकर के जाएं। और हमने पहले आपसे आग्रह किया था कि सत्र बहुत छोटा है, सत्र को कम से कम 1 महीना होना चाहिए, और 1 महीना ना हो तो कम से कम 3 हफ्ते का तो सत्र होना ही चाहिए। सोमवार तो आवे उसमें। उत्तराखंड की विधानसभा में कोई सोमवार आ ही नहीं रहा। ये क्या राज है, कौन सा सस्पेंस है, सोमवार को सत्र क्यों नहीं हो पाता, ये मैं पूरे प्रदेश की जनता जानना चाह रही है, मैं भी जानना चाह रहा हूं। उसका भी जरा खुलासा अगर विधानसभा के अध्यक्ष कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, विधायकों की सेहत का ख्याल रखें, बढ़िया रजाई, बढ़िया गद्दे, बढ़िया ब्लोअर, बढ़िया हीटर और साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाए। उत्तराखंड हज कमेटी के पुनः चेयरमैन नियुक्त होने पर हाजी खतीब अहमद का हज हाउस पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि 2026 की हज यात्रा को सुचारू, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जाएंगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि अप्रैल से हज हाउस किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा। बात करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के महामंत्री, संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी का, कि आप सब की वजह से मैं आज दोबारा हज कमेटी में चेयरमैन बन पाया हूँ। और उन्होंने मुझे जो भी मंशा से कि मैं हाजियों के लिए बेहतर काम करूं, उस मंशा से जो बनाया है, तो उनकी जो मंशा है, जो उनकी सोच है, उस पर खरा उतरूंगा। और मेरा पहले भी बहुत ये प्रयास रहा कि हाजियों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएँ और हर हाजी इस बात से संतुष्ट हो कि जो उत्तराखंड सरकार उनके लिए काम कर रही है वो और राज्यों की से ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। इस बार भी मेरी मंशा यही है और मैं पूरा खरा उतरूंगा हाजियों के लिए जो 2026 का हज है। खटीमा की देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में अकेली रह रही वृद्ध महिला जानकी चंद की हत्या का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। जांच में मृतका का सगा भतीजा ही हत्यारा निकला, जिसे पुलिस ने झनकट से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने पैसों की जरूरत के चलते वारदात को अंजाम देने की बात कबूली। एसएसपी के निर्देश पर गठित टीमों ने सीसीटीवी और साक्ष्यों के आधार पर केस सुलझाया। बरामदगी की कार्रवाई जारी है। कोतवाली खटीमा में रात के समय 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह पता चला कि सितारगंज रोड स्थित
देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में एक मकान में एक महिला जिनका नाम जानकी देवी है, इनका शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खटीमा पुलिस तथा हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है और आरएफएसएल की टीम मौके पे पहुंची। उन्होंने वहां पर गहनता से जांच की और जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया और वहां पर पूछताछ करने पर और सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस करने पर एक जो मृतका का भतीजा है जिसकी उम्र जो है 33 ईयर्स है और ये आदर्श कॉलोनी खटीमा का रहने वाला है। तो ये सस्पेक्ट पाए जाने पर हमने टीमों का गठन किया जिसमें सीसीटीवी का एनालिसिस और पूछताछ तथा इसके दबिश करके इसकी गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया था। इसको झंडकट क्षेत्र से आज 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा ये जुर्म कबूला गया है। इसका ये कहना है कि 18 तारीख को इसने शाम को अपने ताई को मफलर से मुंह और गला दबाकर मारने की कोशिश करी। उस कोशिश के दौरान ही उनका सर जो बैग में डाल के यह व्यक्ति घर से दरवाजा बाहर से लॉक करके निकल गए। तो इसमें खटीमा पुलिस द्वारा एक्सेलेंट प्रयास करके इसको 72 घंटे के अंदर अंदर इस केस को डिटेक्ट किया हुआ है। अभियुक्त अरेस्टेड है और जो भी मफलर और अन्य चीजें जो इसमें बरामदगी हो रही है उसके लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।